उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती परीक्षा की तैयारी करने वाले उन लाखों अभ्यर्थियों के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है कि इस चैनल के माध्यम से हमने जीएस यानी सामान्य अध्ययन के प्रैक्टिस सेट शुरू की है। इससे पहले साथियों हम लोगों ने 5 जीएस का प्रैक्टिस सेट शुरू कर चुके हैं। आज हम लोग छठा प्रैक्टिस सेट शुरू करने जा रहे हैं। इसमें जीएस के 40 महत्वपूर्ण प्रश्न हैं जो कि किसी न किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आए हुए हैं। खास तौर से उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती में पूछे गए हैं प्रश्न, और कुछ हम लोगों ने करेंट अफेयर्स की भी इस प्रैक्टिस सेट में हमने उन प्रश्नों को भी लिए हैं जो कि आपका आगामी एग्जाम होगा उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती परीक्षा का, उसमें आने का पूरी चांस है साथियों। तो बिना देर किए हुए हम इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। इसमें प्रश्न का लेवल देखकर आपको लगेगा कि नहीं, ये प्रश्न है जो कि उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती परीक्षा में पूछे जा सकते हैं। पहला प्रश्न है साथियों कि निम्नलिखित में से कौन सा भारत का सबसे पुराना उच्च न्यायालय है? बताइए कौन सा भारत का सबसे पुराना उच्च न्यायालय है? ऑप्शन ए है कलकत्ता, ऑप्शन बी है तेलंगाना, ऑप्शन सी है आपका इलाहाबाद, ऑप्शन डी है आंध्र प्रदेश। तो बताइए भारत का सबसे पुराना जो है आपका हाई कोर्ट कौन सा है? इसमें साथियों जो करेक्ट ऑप्शन होगा आपका कलकत्ता हाई कोर्ट है। भारत का सबसे पुराना अगर हाई कोर्ट है तो उसका क्या नाम है? कलकत्ता हाई कोर्ट है। और इसकी स्थापना कब हुई थी? कलकत्ता हाई कोर्ट है, इसकी स्थापना हुई थी 1862 में, इसको भी याद रखिएगा। तो नया कौन है भाई? कुल हाई कोर्ट कितना है उत्तर प्रदेश भारत में? ध्यान दीजिएगा, कुल उच्च न्यायालय, कुल उच्च न्यायालय कितने हैं? 25 उच्च न्यायालय हैं साथियों। सबसे नया वाला आपका क्या है? तेलंगाना में, यानी 25वां उच्च न्यायालय कौन है? तेलंगाना राज्य में। ठीक, पहले 24 थे, एक बढ़ गया। कब बढ़ा? 1 जनवरी 2019 को। कब? 1 जनवरी 2019 को बढ़ गया। तो 24 से कितना हो गया? 25 हो गया। तो आप नहीं भूलेंगे कि सबसे पुराना अगर हाई कोर्ट पूछे तो कलकत्ता है। टोटल हाई कोर्ट की संख्या कितनी है? 25 है। नया वाला कौन है? तेलंगाना राज्य में है। कब इसका गठन हुआ? 1 जनवरी 2019 को गठन हुआ। ठीक, इसको आपको याद रखना है। अगला प्रश्न आप देखिए। अगला प्रश्न है कि भारत में हवाई परिवहन का राष्ट्रीयकरण कब किया गया? भारत में हवाई परिवहन का राष्ट्रीयकरण कब किया गया? ऑप्शन ए है 1951, ऑप्शन बी है 1950, ऑप्शन सी है आपका 1953, ऑप्शन डी है आपका 1952। तो भारत में हवाई परिवहन का राष्ट्रीयकरण कब किया गया? बता दीजिए। इसमें जो करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन ग होगा, यानी ऑप्शन सी होगा। 1953 में 1953 में हवाई परिवहन का राष्ट्रीयकरण किया गया। अगला प्रश्न है, ये भी बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। भारत के निम्नलिखित राज्यों को उनकी नगरीय जनसंख्या की बात कर रहा है 2011 की जनगणना के अवरोही क्रम में व्यवस्थित कीजिए और नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन कीजिए। अवरोही मतलब सबसे बड़ा, उससे छोटा करते जाना है। ठीक, नगरीय जनसंख्या पूछा है, शहर की जनसंख्या। तो बता दीजिए शहर की जनसंख्या सबसे किस राज्य में अधिक हो सकती है? किस राज्य में सबसे अधिक हो सकती है? तो इस चारों राज्य आप दिखाई दे रहा है ना, तो सबसे अधिक बसना कहाँ चाहते हैं? तो हर लोग मुंबई में अपना जगह लेना चाहता है। तो पहला ऑप्शन तो 1 हो जाएगा। तो जहाँ जहाँ ऑप्शन 1 है वही सही होगा, बाकी कट जाएगा। महाराष्ट्र के बाद सबसे अधिक शहरी नगरीय जनसंख्या किस में है? उत्तर प्रदेश में है। 1 के बाद 3 हो जाएगा, 1 के बाद 3 हो जाएगा, उसके बाद आपका 2 हो जाएगा, लास्ट में आपका पश्चिम बंगाल हो जाएगा। ठीक है, तो आपका कौन सा सही हो जाएगा? ऑप्शन ए सही हो जाएगा। इसको भी याद रखना है। ठीक, अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसे ठुमरी की रानी के नाम से सम्मानित किया गया था? बता दीजिए ठुमरी की रानी से किसे सम्मानित किया गया? ऑप्शन है सिद्धेश्वरी देवी, ऑप्शन बी है आपका अन्नपूर्णा देवी, ऑप्शन सी है नेगा देवी, ऑप्शन डी है आपका गिरिजा देवी। यानी ठुमरी की रानी से किसे सम्मानित किया गया है? बताइए। इसमें जो आपका है ऑप्शन डी, यानी गिरिजा देवी को ठुमरी की रानी कहा जाता है। अगला प्रश्न है, ये भी बहुत बार पूछा गया है, विवेकानंद रॉक मेमोरियल कहाँ स्थित है? विवेकानंद रॉक मेमोरियल कहाँ स्थित है? ऑप्शन ए है पोर्ट ब्लेयर, ऑप्शन बी है आपका चेन्नई, ऑप्शन सी है आपका विशाखापट्टनम, ऑप्शन डी है कन्याकुमारी। बता दीजिए विवेकानंद रॉक मेमोरियल कहाँ स्थित है?
ये एक तो पर्यटन की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण यह जगह है, और आध्यात्मिक दृष्टि से भी ये बहुत ही महत्वपूर्ण जगह है। यानी स्वामी विवेकानंद जी यहीं जो कहा जाता है ना, अध्यात्म का मतलब ज्ञान प्राप्त किए थे, समझ लीजिए यहीं पर उनकी तपस्या हुई थी, यहीं पर ज्ञान प्राप्त किए थे स्वामी विवेकानंद जी। तो इसमें जो जगह है, इसमें जो करेक्ट ऑप्शन होगा, इसमें ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, कन्याकुमारी। क्या हो जाएगा, कन्याकुमारी में ऑप्शन, यानी कन्याकुमारी दक्षिणी भारत की जो लास्ट बिंदु है, वहीं पर यह विवेकानंद रॉक मेमोरियल क्या किया गया है, बनाया गया है। ठीक, तो इस वजह से आपका क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी हो जाएगा। कई बार ये प्रश्न पूछा गया है, तो इसको हल्के में आपको नहीं लेना है। अगला प्रश्न, छठा नंबर प्रश्न है, रविंद्र संगीत का संबंध निम्नलिखित में से किससे है? रविंद्र संगीत का संबंध किससे है? ऑप्शन है रविंद्रनाथ टैगोर, ऑप्शन बी है रविंद्र जैन, ऑप्शन ग है आपका रवि, ऑप्शन घ है रविशंकर। तो रविंद्र संगीत का आपका संबंध है ऑप्शन ए रविंद्रनाथ टैगोर। जनगण मनगढ़ के जो रचयिता है कौन है आपका, रविंद्रनाथ टैगोर भी है, इनको भी याद रखिएगा, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन डीआरडीओ का गठन किस वर्ष हुआ था? यानी डीआरडीओ का गठन कब हुआ था? यानी डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन इसको बोलते हैं इंग्लिश में, इसकी स्थापना कब हुई थी? ऑप्शन ए है 1975, ऑप्शन बी है 1981, ऑप्शन सी है आपका 1958, ऑप्शन डी है आपका 1948। तो बता दीजिए डीआरडीओ की स्थापना, डीआरडीओ यानी डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, इसकी स्थापना कब होती है साथियों? तो इसमें जो आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा 1958 में इसकी क्या होती है, स्थापना होती है। इस समय इसके प्रमुख कौन है? इस समय इसके प्रमुख कौन है? तो समीर वी कामत का नाम सुने हैं ना, समीर वी कामत, समीर वी कामत हैं, समीर वी कामत इसके प्रमुख हैं, इनको भी याद आपको रखना होगा। अगला प्रश्न है, अपने संविधान में मौलिक कर्तव्यों को शामिल करने वाला पहला देश कौन सा है? यानी विश्व का ऐसा कौन सा देश है जिन्होंने पहली बार मौलिक कर्तव्य को अपने संविधान में जगह दिए थे? ऑप्शन ए है भारत, ऑप्शन बी है पोलैंड, ऑप्शन सी है सोवियत संघ, ऑप्शन डी है आपका अल्बानिया। बता दीजिए सबसे पहले मौलिक कर्तव्यों को अपने संविधान में जगह देने वाला विश्व का कौन सा ऐसा देश है? तो ये इसमें जो सही होगा आपका सोवियत संघ, जो वर्तमान का आप रूस देखते हैं, इन्होंने 1936 में ही अपने संविधान में जगह दिए थे। और भारत ने इसे कब दिया था? भारत ने 42वें संविधान संशोधन 1976 में जगह दिया। और समिति क्या थी? सरदार स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर, स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर। ठीक, तो इसको भी आपको याद रखना है। मूल संविधान में मूल कर्तव्यों की संख्या 0 थी 1976 में, यानी 25 साल बाद, 26 साल बाद जोड़ा गया, फिर 10, उसके बाद 11वां भी जोड़ा गया था, या इसमें ना 10 जोड़े गए थे। 11वां कब जोड़ा गया? 11वां जोड़ा गया 86वें संविधान संशोधन 2002 में, यानी 6 से 14 वर्ष के बच्चों को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा देने की बात की गई है। वर्तमान में मूल कर्तव्य कितने हैं आपका? 11 है, और मूल अधिकार कितने हैं? तो 6 हैं, इसको भी आपको याद रखना है। अगला प्रश्न है, किस भाषा को पूर्व का इतावली कहा जाता है? ऑप्शन ए है मलयालम, ऑप्शन बी है मराठी, ऑप्शन सी है कन्नड़, ऑप्शन डी है आपका तेलुगु। यानी किस भाषा को पूर्व का इतावली कहा जाता है? यानी वह भारत की कौन ऐसी भाषा है जो बिल्कुल मधुर बोली जाती है? यानी ए ई आई ओ, यानी भाषा का अंतिम जो शब्द का समापन होता है स्वर पर होता है। किस पर? स्वर पर होता है, यानी काफी मधुर है। तो कौन सी भाषा है जो पूर्व का इतावली कहा जाता है? तो यह है आपका तेलुगु। कौन है? तेलुगु करेक्ट ऑप्शन है, याद रखिएगा इसको भी। अगला प्रश्न है, संगीत नाटक अकादमी भारत सरकार के किस मंत्रालय के अधीन एक संस्था है? बता दीजिए संगीत नाटक अकादमी भारत के किस मंत्रालय के अधीन काम करती है? बस ऑप्शन है युवा मामले और खेल मंत्रालय, ऑप्शन बी है गृह मंत्रालय, ऑप्शन
सी है पर्यटन मंत्रालय, ऑप्शन डी है आपका संस्कृति मंत्रालय। तो संगीत की बात की गई है ना, तो संगीत संस्कृति मंत्रालय के अंतर्गत आ जाएगा। तो इसमें जो आपका क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी सही हो जाएगा। ठीक, संगीत मंत्रालय के अंतर्गत संगीत नाटक अकादमी भारत सरकार के मंत्रालय के अधीन आती है। अगला प्रश्न है, भारत अपनी अधिकांश पश्चिमी सीमा किस पड़ोसी देश के साथ साझा करता है, बता दीजिए। पश्चिमी सीमा यानी यह देख लीजिए, एक भारत का हम आपको मैप बना दे रहे हैं, ये भारत का मैप है। ये पश्चिमी जो सीमा है ना, सबसे अधिक किस देश के साथ साझा करता है, बता दीजिए। ये आप देख रहे हैं पूरब है, इधर वाला पश्चिम, ऊपर वाला उत्तर, नीचे वाला दक्षिण है। तो पश्चिमी सीमा, तो यहाँ कौन है भाई, हमारा छोटा भाई जिसको बोलते हैं ना, बड़ा परेशान करता है, पाकिस्तान है। ठीक, तो इसी यही क्या करता है, सबसे अधिक सीमा साझा करता है। ऑप्शन ए है पाकिस्तान, ऑप्शन बी है भूटान, ऑप्शन सी है चीन, ऑप्शन डी है म्यांमार। तो इसमें जो कौन हो जाएगा आपका, पाकिस्तान। पश्चिमी की बात कर रहे हैं तो दिशा के दृष्टि से आएंगे तो ये। और भारत इसके साथ कितने किलोमीटर का सीमा साझा करता है, तो 3323 किलोमीटर, 3323 किलोमीटर सीमा साझा करता है। सबसे ज़्यादा भारत किस देश के साथ सीमा अपना साझा करता है, सबसे ज़्यादा सीमा लगती है यानी साझा करती हैं किसके साथ, बांग्लादेश। कौन, बांग्लादेश के साथ। कितना, 4096 किलोमीटर। और सबसे कम भाई, सबसे कम भारत किसके साथ सीमा साझा करता है, सबसे कम हो जाएगा तो आपका अफगानिस्तान। अफगानिस्तान कितना, 106 किलोमीटर। कितना, 106 किलोमीटर के आसपास सीमा साझा करता है। सबसे ज़्यादा जान गए, सबसे कम भी जान गए आप। ठीक, और भारत के पड़ोसी देश कौन कौन से हैं ये भी देख लीजिए। इधर पाकिस्तान है, इसके सर के ऊपर कौन है, अफगानिस्तान है। अफगानिस्तान के बाद इधर चीन आ जाएंगे, नीचे नेपाल आ जाएंगे, यहाँ भूटान आ जाएंगे, भूटान आ गए ना। उसके बाद इधर म्यांमार आ जाएगा, उसके बाद इधर आपका बांग्लादेश आ जाएगा, बांग्लादेश के बाद आपका बांग्लादेश हो जाएगा, इधर क्या हो जाएगा, मालदीव हो जाएगा, नीचे आपका श्रीलंका हो जाएगा। ये हमारे क्या है, पड़ोसी देश हैं। ठीक, अगला प्रश्न, अगर हमारा पड़ोसी देश की बात करें तो एक और नोट करना चाहिए, इसी पड़ोसी देश की संख्या कितनी है, पहले तो ये भी नोट करिए। पड़ोसी देश कौन है, पहला आपका पाकिस्तान 1 नंबर, इसको नोट करिए। 2 नंबर आपका चीन, 3 नंबर अफगानिस्तान, 4 नंबर आपका भूटान, 5 नंबर आपका नेपाल, 6 नंबर आपका म्यांमार, 7 नंबर आपका श्रीलंका, 8 नंबर आपका मालदीव। यानी यही हुए पाकिस्तान, चीन हो गया, अफगानिस्तान, भूटान, नेपाल, म्यांमार, श्रीलंका और मालदीव। ये है 2 जलीय सीमा साझा करते हैं देश, कौन, श्रीलंका और मालदीव। श्रीलंका और मालदीव क्यों करते हैं, मालदीव यहाँ पे आपका अरब सागर में है, यहाँ देश है, और श्रीलंका आपका हिंद महासागर में है। और बाकी ये भारत के सीमा से क्या हुए, जुड़े हुए अन्य देश 6 हैं आपको। ठीक, अगला प्रश्न है, भारत के उत्तरी मैदान किस मृदा मिट्टी से बने होते हैं। भारत के उत्तरी मैदान जो है किस मृदा मिट्टी से बने होते हैं। ठीक, अब यहाँ देख लीजिए, भारत वाले ही मैप थोड़ा सा आपको एक देखना होगा। ये जो इलाका है किससे बना है, भारत का जो ये उत्तरी मैदान है, सबसे ये उपजाऊ इलाका भी है। ठीक, ऑप्शन ए है काली मिट्टी, ऑप्शन बी है लेटराइट मिट्टी, ऑप्शन सी है जलोढ़ मिट्टी, ऑप्शन डी है पीट या जैविक मिट्टी। तो सब उत्तरी मैदान जो है ना, ये है बनी है, ऑप्शन सी हो जाएगा जलोढ़ मिट्टी से। कौन सा, ऑप्शन सी हो जाएगा जलोढ़ मिट्टी। ये बहुत ही उपजाऊ वाला इलाका है उत्तरी भारत का मैदान जो है। और इस जलोढ़ मिट्टी के दो प्रकार से कई बार प्रश्न पूछा है। एक है बांगर,
बांगर जलोढ़ मिट्टी, और दूसरा है क्या, खादर। अब बांगर मिट्टी को पुरानी मिट्टी है, क्या है ये, पुरानी, और ये क्या है, नई जलोढ़ मिट्टी, नई नई जलोढ़ मिट्टी है। बांगर यानी नई जलोढ़ मिट्टी में जहाँ आए दिन बाढ़ होती रहती है, बाढ़ आती रहती है, फिर जो जलोढ़ मिट्टी का एक ढेर इकट्ठा हो जाता है जो कि उपजाऊ के लिए बहुत उपयोगी होता है। और बांगर मतलब पहले कभी बाढ़ आया करती थी, लेकिन अब वर्तमान में बाढ़ नहीं आ रही है। ठीक, तो ये बांगर और खादर से कई बार प्रश्न पूछा है, कई बार, हजारों बार पूछा गया है कि खादर मिट्टी कौन है, नई मिट्टी, और बांगर पुरानी मिट्टी है। ठीक, और काली मिट्टी किसके लिए सबसे उपजाऊ अधिक करती है, तो कपास की खेती के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, कपास की खेती के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण यह मिट्टी है, इसको भी याद रखेंगे आप। ठीक, अगला है नंदा देवी बायोस्फीयर रिजर्व किस राज्य में है, नंदा देवी मतलब किस राज्य में है बायोस्फीयर रिजर्व, बता दीजिए, डायरेक्ट प्रश्न। उत्तराखंड, असम, सी उड़ीसा, डी हिमाचल प्रदेश, बता दीजिए नंदा देवी। तो ऑप्शन है आपका उत्तराखंड। ठीक, और काजीरंगा कहाँ है, असम में, इसको भी याद रखिएगा, काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है, असम में है, इसको भी याद रखेंगे। अगला प्रश्न है इंदिरा गांधी नहर से निम्नलिखित में से किस राज्य को सबसे अधिक लाभ हुआ। ऑप्शन ए है राजस्थान, ऑप्शन बी है उत्तर प्रदेश, ऑप्शन सी है मध्य प्रदेश, ऑप्शन डी है आपका गुजरात। तो बता दीजिए इंदिरा गांधी नहर से सबसे अधिक अगर लाभान्वित कोई राज्य है तो उसका नाम क्या है। ऑप्शन ए आपका सही, यानी राजस्थान से सबसे अधिक सिंचाई से लेकर और पीने के पानी हर प्रकार की व्यवस्था है, इस इंदिरा गांधी नहर से राजस्थान को लाभ होता है। भारत में आस, अमन और बोरो ये क्या है भाई, एक प्रजाति है, किसकी प्रजाति है। ऑप्शन ए है धान, गेहूं, गन्ना और चन्ना, यानी एक फसल की यह प्रजाति है। ठीक, क्या नाम है, आस, अमन और बोरो का संबंध निम्नलिखित में किस फसल से है। तो ये धान की क्या है, एक किस्म है, अलग अलग मौसमों में उपजाई जाती है, याद रखिएगा, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। अगला है प्रश्न जनगणना 2011 के अनुसार सर्वाधिक जनसंख्या वाला जिला कौन है, यानी सबसे अधिक जनसंख्या वाला जिला भारत के कौन सा है जिसमें सबसे अधिक जनसंख्या है, ये भारत के लेवल पे पूछा है। ऑप्शन ए है कोल्लम, ऑप्शन बी है ठाणे, ऑप्शन सी है अजमेर, ऑप्शन डी है पुणे, बता दीजिए। उत्तर प्रदेश का ना पूरे भारत में सबसे अधिक किस जनपद में सबसे अधिक जनसंख्या है, तो ये है ठाणे। ठाणे कहाँ है भाई, महाराष्ट्र में। कितनी जनसंख्या, 1.11 करोड़, कितना, यानी 1,11,00,000 के आसपास इस जनपद में जनसंख्या है। ठीक, याद रखिएगा। ठीक, उसके बाद अगर उत्तर प्रदेश का अगर पूछे कि उत्तर प्रदेश का सबसे जनसंख्या वाला आपका जिला कौन है भाई, उत्तर प्रदेश का, यूपी का अगर हो जाएगा तो वह होगा प्रयागराज। प्रयागराज लगभग कितना, 59 यानी 60 लाख, याद रखिएगा, कितना है, 60 लाख के आसपास उत्तर प्रदेश का जो जिला प्रयागराज है उसकी जनसंख्या है। अगला प्रश्न है किस क्षेत्र में भूजल का सर्वाधिक उपयोग किया जाता है, यानी जल का सबसे अधिक प्रयोग किस क्षेत्र के लिए किया जाता है। ऑप्शन है कृषि, घरेलू, ऑप्शन सी है शिक्षा, ऑप्शन डी है औद्योगिक। तो सबसे अधिक कृषि के लिए, सिंचाई वगैरह के लिए सबसे अधिक इसका उपयोग किया जाता है नहर वगैरह, जो पंजाब आपका, हरियाणा, उत्तर प्रदेश का इलाका है, इसमें सर्वाधिक जल की खपत होती है कृषि वाले क्षेत्र से, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है ओजोन परत वायुमंडल की निम्नलिखित में किस मंडल में पाई जाती है। हमने भी इसको प्रश्न को पिछले प्रैक्टिस सेट में भी लगभग मौखिक रूप से ही बता दिया था कि ओजोन लेयर किस मंडल में पाई जाती है। ऑप्शन ए है मध्य मंडल, ऑप्शन बी है वायुमंडल, ऑप्शन सी है क्षोभ मंडल, ऑप्शन डी है सप्ताप मंडल। यानी ओजोन परत किस मंडल में पाई जाती है जिसको O3 बोलते हैं, तो यह पाई जाती है समताप मंडल। ओजोन दिवस कब मनाया जाता है, 16 सितंबर को, याद रखना, कब, 16 सितंबर को ओजोन दिवस मनाई जाती है। ठीक, इसकी मापने की इकाई क्या होती है, इकाई से भी कई बार पूछा जाता है। इकाई, इसका मापने की इकाई होती है डाबसन। क्या होती है, डाबसन, इसको भी याद रखना है। ठीक, अगला है पृथ्वी के सबसे बाहरी भाग को क्या कहा जाता है। सबसे बाहरी भाग को क्या, किस नाम से जाना जाता है। ऑप्शन है ज्वालामुखी, ऑप्शन बी है भूपर्परटी, ऑप्शन सी है आच्छादन, ऑप्शन डी है आपका क्रोड।
यानी पृथ्वी के बाहरी भाग, ये पृथ्वी है ना, ये पृथ्वी का ये बाहरी भाग पूछा है, ये बाहरी भाग को क्या बोलते हैं? ये तो आपका भाई अंदर वाला हिस्सा है, तो ये तो हो जाएगा कोर, यानी कोर या क्रोड। और ये बाहरी जो ऊपरी वाला भाग है इसी को क्या बोलते हैं? भू प्रॉपर्टी। क्या बोलते हैं? भू प्रॉपर्टी। इसी को क्या बोलते हैं? क्रस्ट भी बोलते हैं। तो पृथ्वी के ऊपरी भाग को क्या बोलते हैं? क्रस्ट या भू प्रॉपर्टी, और निचले भाग को कोर बोलते हैं। ठीक, ऑप्शन आपका कौन सही हो जाएगा? बी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, सभी प्राकृतिक भूकंप कहाँ आएंगे? सभी प्राकृतिक जो भी भूकंप होंगे वह कहाँ आएंगे? ऑप्शन ए है स्थल मंडल, ऑप्शन बी है जल मंडल, ऑप्शन सी है जीव मंडल, ऑप्शन डी है दुर्बलता मंडल। तो सभी प्राकृतिक जो भी भूकंप आएंगे आपका कहाँ आएंगे भाई? स्थल मंडल पे। कहाँ? स्थल मंडल पे। भूकंप मापने का यंत्र क्या है, पहले ये बता दीजिए। भूकंप मापने का यंत्र भूकंप मापने का यंत्र क्या है? जिसका नाम है सिस्मोग्राफ। याद रखना, कब है? सिस्मोग्राफ है। और भूकंप मापने की तीव्रता, भूकंप मापने की तीव्रता को क्या बोलते हैं? तीव्रता को रिएक्टर स्केल, इसको भी याद रखना है, ये भी बहुत बार पूछा गया है। ठीक, बहुत बार। सबसे अधिक भूकंप आने वाला जो क्षेत्र है प्रशांत महासागर का जो इलाका है, लगभग विश्व के 80% भूकंप इसी इलाके में आते हैं। अगला है, विख्यात भारत माता का मंदिर कहाँ है भाई? विख्यात भारत माता का मंदिर कहाँ है? ऑप्शन ए है लखनऊ, ऑप्शन बी है वाराणसी, ऑप्शन सी है प्रयागराज, ऑप्शन डी है आपका मेरठ। तो विख्यात भारत माता का मंदिर है आपका वाराणसी। अब काशी विद्यापीठ गए होंगे तो जरूर आप लोग देखे होंगे, विख्यात भारत माता का मंदिर वाराणसी में। अगला प्रश्न है, नोएडा उत्तर प्रदेश के किस जिले में अवस्थित है? बता दीजिए, नोएडा उत्तर प्रदेश के किस जिले में अवस्थित है? ऑप्शन ए है गौतम बुद्ध नगर, ऑप्शन बी है गाजियाबाद, ऑप्शन सी है मेरठ, ऑप्शन डी है आपका शाहजहां। बता दीजिए, नोएडा उत्तर प्रदेश के किस जिले में स्थित है? ऑप्शन ए है आपका गौतम बुद्ध नगर में स्थित है। कहाँ जी? गौतम बुद्ध नगर में स्थित है। अगर उत्तर प्रदेश का सबसे साक्षर अगर कोई जिला है तो कौन है? गौतम बुद्ध नगर। कितना? 80% के आसपास सबसे अधिक साक्षर जिला है। और सबसे कम अगर साक्षर जिला, यानी उत्तर प्रदेश का सबसे कम साक्षरता दर किस जिले की है? कम साक्षरता दर, यानी कम साक्षरता दर जिला ये है, कौन है? श्रावस्ती। कौन है? श्रावस्ती। लगभग कितना? 46% है, सबसे कम। और देखिए गौतम बुद्ध नगर का कौन सा है? 80%। इसी में सबसे महिला भी कम साक्षर है, आपका श्रावस्ती में ही, याद रखना। अगला प्रश्न है, 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित जनपदों में से किसमें महिला साक्षरता दर सबसे कम है? अभी महिला आ गया ना। ऑप्शन ए है रामपुर, ऑप्शन बी है बलरामपुर, ऑप्शन सी है श्रावस्ती, ऑप्शन डी है बहराइच। तो सबसे कम साक्षर वाला जिला कौन है? आपका श्रावस्ती है, और इसी में भी महिला साक्षरता दर सबसे कम है। कितना? लगभग 34% ही लोग महिलाएं यहाँ पे पढ़ी लिखी हैं। ठीक, याद रखना। सबसे अधिक जान गए कौन? गौतम बुद्ध नगर। सबसे कम जान गए श्रावस्ती। महिला वाले भी मामले में सबसे कम है श्रावस्ती, याद रखना। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश में कोयले के भंडार कहाँ पाए जाते हैं भाई? ऑप्शन है विंध्य क्षेत्र, ऑप्शन बी है सिंगरौली क्षेत्र, ऑप्शन सी है बुंदेलखंड क्षेत्र, ऑप्शन डी है उपयुक्त में से कभी। कोयला का भंडारण किस क्षेत्र में? उत्तर प्रदेश के। आप कभी सोनभद्र इलाके में गए होंगे, सोनभद्र के पास सिंगरौली है, तो वहीं पे। कहाँ? सिंगरौली, यानी सोनभद्र में। कहाँ? सोनभद्र, यानी सिंगरौली जगह है, वहाँ पे कोयले भंडारण की क्षमता अधिक है। अगला प्रश्न है, यमुना एक्सप्रेसवे बता दीजिए। यमुना एक्सप्रेसवे है कहाँ से कहाँ तक है भाई? अगर यमुना एक्सप्रेसवे पर आप अगर गए होंगे तो आपको पता होगा। ऑप्शन ए है ग्रेटर नोएडा से ग्रेटर नोएडा तक, ऑप्शन बी है ग्रेटर नोएडा से आगरा तक, ऑप्शन सी है लखनऊ से आगरा तक, ऑप्शन डी है आगरा से इलाहाबाद तक। तो यमुना एक्सप्रेसवे आपका हो जाएगा ग्रेटर नोएडा से आगरा तक। इसकी लंबाई लगभग 165 किलोमीटर के आसपास है। कितना? 165 किलोमीटर के आसपास है। और यमुना एक्सप्रेसवे कहाँ से कहाँ तक भाई? ग्रेटर नोएडा से और आगरा तक। ठीक,
अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश में पंडित बिरजू महाराज कथक संस्थान कहाँ है? उत्तर प्रदेश में पंडित बिरजू महाराज कथक संस्थान कहाँ है? ऑप्शन ए है आगरा में, ऑप्शन बी है आपका लखनऊ में, ऑप्शन सी है कानपुर में, ऑप्शन डी है वाराणसी में। तो बिरजू महाराज कथक संस्थान कहाँ है? ऑप्शन बी है कहाँ? लखनऊ में। इसको याद रखिएगा। ये सारे प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। अगला प्रश्न है आपका, उत्तर प्रदेश में सूक्ष्म उद्योग के लिए प्रसिद्ध है, सूक्ष्म उद्योग के लिए प्रसिद्ध है। ऑप्शन ए है वाराणसी, ऑप्शन बी है प्रयागराज, ऑप्शन सी है मुरादाबाद, ऑप्शन डी है बरेली। सूक्ष्म उद्योग न की बात किया है तो इसमें आपका क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी सही हो जाएगा। ठीक। मुरादाबाद किसके लिए प्रसिद्ध है? पीतल के लिए, याद रखिएगा। ठीक। वाराणसी में हम लोगों ने क्या देखा? भारत माता का विख्यात मंदिर देखा। ठीक है। प्रयागराज में आपका हाई कोर्ट के नाम सुने ही होंगे, हाई कोर्ट है आपका। लखनऊ में क्या है? हाई कोर्ट का जो खंडपीठ है। अगला है, सरदार वल्लभ भाई पटेल कृषि विश्वविद्यालय एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय स्थित है। सरदार वल्लभ भाई पटेल में कृषि विश्वविद्यालय एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय कहाँ स्थित है? ऑप्शन है फैजाबाद, ऑप्शन बी है मेरठ में, ऑप्शन सी है कानपुर में, ऑप्शन डी है झांसी में। तो सरदार वल्लभ भाई पटेल कृषि विश्वविद्यालय एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय कहाँ है? ऑप्शन बी है आपका मेरठ में। याद रखिए, कई बार ये भी प्रश्न पूछा गया है, मेरठ। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश में मिड डे मील कार्यक्रम आरंभ किया गया था, यानी उत्तर प्रदेश में। ऑप्शन ए है 1985, ऑप्शन बी है 1990, ऑप्शन सी है 1995, ऑप्शन डी है आपका 1997। यानी मिड डे मील की शुरुआत कब हुई थी? तो 1995 में हुई थी, 15 अगस्त 1995 में हुई थी मिड डे मील की शुरुआत। ठीक है। जो दोपहर का भोजन मिलता है प्राइमरी स्कूलों में, उसी को मिड डे मील योजना बोलते हैं। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश में उर्दू को द्वितीय राजभाषा कब घोषित किया गया? यानी पहला तो आपका हिंदी है, द्वितीय राजभाषा किसे घोषित किया गया और कब किया गया? तो द्वितीय राजभाषा तो आपका कौन है? उर्दू है। हिंदी के बाद क्या है? हिंदी के बाद सबसे ज़्यादा बोली जाने वाली उर्दू है। तो कब इसको राजभाषा का दर्जा मिला? 1979, ऑप्शन बी है 1961, ऑप्शन सी 1989, ऑप्शन डी है 1999। कब द्वितीय राजभाषा का दर्जा मिला उर्दू को? तो इसमें जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा आपका 1989 में उर्दू को द्वितीय राजभाषा का दर्जा दिया गया। अगला प्रश्न है, जुलाई 2025 में कौन भारतीय नौसेना की पहली महिला फाइटर पायलट बनी? ये करेंट अफेयर्स से भाई, करेंट अफेयर्स गांठ बांध के नोट कर लेना है दिमाग में, ये आपको सिलेक्शन सब दिलाते हैं। तो जुलाई 2025 में कौन भारतीय नौसेना की पहली महिला फाइटर पायलट बनी? ऑप्शन है आस्था पुनिया, ऑप्शन बी है रजनी कुमारी, ऑप्शन सी है दीपिका सिंह, ऑप्शन डी है नेहा सिंह राठौर। तो जुलाई 2025 में भारतीय नौसेना की पहली महिला फाइटर पायलट बनी है, इनका नाम है आस्था पुनिया। याद रखिएगा, आस्था पुनिया नहीं भूलना है आपको। ठीक। अगला प्रश्न है, जून 2025 में किस राज्य में तेगवीर सिंह ने माउंट एल्ब्रुस पर चढ़ने वाले सबसे कम उम्र के पर्वतारोही बनकर नया विश्व रिकॉर्ड कायम किए? यानी यूरोप और जो रूस के बीच सबसे जो पर्वत चोटी है, सबसे ऊंची पर्वत चोटी है, जिसका नाम क्या है भाई? माउंट एल्ब्रुस। और इस पर चढ़कर मतलब विश्व में अपना नाम अर्जित किए, ख्याति अर्जित किए, रिकॉर्ड बनाए। उनका नाम तो आपको पता है क्या है? तेगवीर सिंह है। लेकिन उनका संबंध भारत के किस राज्य से था? ऑप्शन ए है हरियाणा, ऑप्शन बी है पंजाब, ऑप्शन सी है आपका दिल्ली, ऑप्शन डी है आपका उत्तर प्रदेश। इसमें जो आपका सही हो जाएगा आपका पंजाब राज्य से थे तेगवीर सिंह। ठीक। याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, जुलाई 2025 को प्रसिद्ध मेंटलिस्ट और मैजिशियन सुहानी शाह को, मैजिशियन मतलब जादूगर, मैजिशियन सुहानी शाह, क्या नाम है इनका? सुहानी शाह को किस देश द्वारा आयोजित वर्ल्ड चैंपियन ऑफ मैजिक एंड बेस्ट मैजिक क्रिएटर का अवार्ड मिला? यानी जादू के क्षेत्र में इनको अवार्ड मिला।
और किस देश में आयोजित हुआ था उसकी बात पूछ रहा है। ऑप्शन ए है जर्मनी, ऑप्शन बी है इटली, ऑप्शन सी पुर्तगाल, ऑप्शन डी है पंजाब। तो इसमें क्या है, सही हो जाएगा आपका इटली सही हो जाएगा। क्या नाम है उनका, सुहानी शाह नाम है। और इन्हें क्या कौन सा अवार्ड मिला, वर्ल्ड चैंपियन ऑफ मैजिक में बेस्ट मैजिक क्रिएटर का अवार्ड इन्हें मिला है। ठीक, इनका नाम है सुहानी शाह और किस देश में आयोजित किया गया था, इटली में आयोजित किया गया था। अगला प्रश्न है, मई 2025 में कौन भारत के राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू की पहली महिला एडीसी नियुक्त की गई है। राष्ट्रपति कौन है आपका भाई, द्रौपदी मुर्मू है। और पहली महिला कौन है जिनको एडीसी नियुक्त की गई है, यानी एडीसी नियुक्त की गई है। ऑप्शन ए है फ्लाइट लेफ्टिनेंट दीपा सिंह, ऑप्शन बी है फ्लाइट लेफ्टिनेंट कमांडर यशस्वी सोलंकी, ऑप्शन सी है फ्लाइट लेफ्टिनेंट नेहा चौहान, ऑप्शन डी है आपका फ्लाइट लेफ्टिनेंट रागिनी ठाकुर। तो यानी एडीसी द्रौपदी मुर्मू की जो पहली महिला नियुक्त की गई है उनका नाम है आपका फ्लाइट लेफ्टिनेंट कमांडर यशस्वी सोलंकी, इनका नाम है, इनको भी याद रखेंगे आप। अगला प्रश्न है 36 नंबर प्रश्न है, जून 2025 में कौन नासा के एयर स्पेस प्रोग्राम को पूरा करने वाली पहली भारतीय बनी। नासा क्या है भाई, एक अमेरिका की अंतरिक्ष एजेंसी है। नासा क्या है, NASA, नासा क्या है, अमेरिका की एक अंतरिक्ष एजेंसी है। इसकी स्थापना कब होती है, 1958 में इसकी स्थापना होती है। नासा के एयर स्पेस प्रोग्राम को पूरा करने वाली पहली भारतीय बनी। ऑप्शन है डांगेटी जानवी, ऑप्शन बी है राधिका कुमारी, ऑप्शन सी है दीपिका कुमारी, ऑप्शन डी है रजनी कुमारी। बता दीजिए कौन है। तो इसमें है डांगेटी जानवी है। कौन है, ऑप्शन ए है आपका डांगेटी जानवी। अगला प्रश्न है, पुलिस अनुसंधान एवं विकास ब्यूरो के तत्वाधान में निम्नलिखित में से कौन सा संस्थान स्थापित किया गया था। पुलिस अनुसंधान एवं विकास ब्यूरो के तत्वाधान में निम्नलिखित में से कौन सा संस्थान स्थापित किया गया था। ऑप्शन ए है सरदार वल्लभ भाई पटेल राष्ट्रीय पुलिस अकादमी, ऑप्शन बी है केंद्रीय पुलिस प्रशिक्षण अकादमी, ऑप्शन सी है राष्ट्रीय जांच एजेंसी, ऑप्शन डी है आंतरिक सुरक्षा अकादमी। तो ये पुलिस अनुसंधान विकास ब्यूरो के तत्वाधान में जो स्थापना किया गया था संस्थान का, उसका नाम है केंद्रीय पुलिस प्रशिक्षण अकादमी है। केंद्रीय पुलिस प्रशिक्षण अकादमी, यानी बी नंबर आपका सही हो जाएगा ऑप्शन। अगला प्रश्न है, भारत के निम्नलिखित में से किस पूर्व प्रधानमंत्री द्वारा डिस्कवरी ऑफ इंडिया पुस्तक लिखी गई थी। ये आपको पता ही होगा, डिस्कवरी ऑफ इंडिया पुस्तक किसने लिखा। ऑप्शन ए है राजीव गांधी, ऑप्शन बी है लाल बहादुर शास्त्री, ऑप्शन सी है आपका इंदिरा गांधी, ऑप्शन डी है पंडित जवाहरलाल नेहरू। तो डिस्कवरी ऑफ इंडिया पुस्तक के लेखक किसने है भाई, कई बार ये भी प्रश्न पूछा गया है, पंडित जवाहरलाल नेहरू। अगला प्रश्न है 39 नंबर, निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में विशिष्ट उपलब्धियों के लिए पुलित्जर पुरस्कार दिया जाता है। कई बार ये पूछा गया है कि पुलित्जर पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है। ऑप्शन है खेल, ऑप्शन बी है औषधि, ऑप्शन सी है पत्रकारिता, ऑप्शन डी है फोटोग्राफी। तो पुलित्जर जो पुरस्कार है यह आपका पत्रकारिता के क्षेत्र में दिया जाता है। ऑप्शन आपका सी सही हो जाएगा। और ये इस सेट का जो लास्ट प्रश्न है, उत्तर प्रदेश में जिला मजिस्ट्रेट नियुक्त करने का प्राधिकरण निम्नलिखित में से कौन है। यानी जिला मजिस्ट्रेट को नियुक्त करने का अधिकार किसके पास है, बस यही समझ लीजिए। ऑप्शन है केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल, ऑप्शन बी है उत्तर प्रदेश सरकार, ऑप्शन सी है संघ लोक सेवा आयोग, ऑप्शन डी है उत्तर प्रदेश सरकार लोक सेवा आयोग, उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग। इसमें भाई जिला मजिस्ट्रेट नियुक्त करने का अधिकार है तो भाई सरकारें होती हैं। तो इसमें आपका कौन हो जाएगा, ऑप्शन बी उत्तर प्रदेश सरकार हो जाएगा। साथियों, ये 40 जीएस के बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न रहे, करंट अफेयर्स भी रहे और लगातार हम सीरीज चला रहे हैं। आज 6ठा नंबर का सीरीज है, इससे पहले हमने 5 चला चुके हैं। मुझे पूरा उम्मीद है कि अगर आप लोग सारा प्रैक्टिस सेट अगर हमारा देखते हैं तो आपके जो जीएस में अगर अभी तक आपका बढ़िया नंबर स्कोर नहीं आता होगा, लेकिन अगर देख लेने से मुझे उम्मीद है कि आप लोग अच्छा स्कोर कर पाएंगे, क्योंकि हमने खुद उन प्रश्नों को टाइप करते हैं और खुद अपने उन प्रश्नों को देखते हैं कि भाई कौन कौन से प्रश्न आए हैं, कौन कौन पूछे गए हैं, कौन अगर लेटेस्ट में प्रश्न पूछे गए उनको देने से आगे प्रश्न बन सकते हैं आपके एग्जाम में। हम इस पर पूरी तरीके से अध्ययन करते हैं और इसलिए ये 40 महत्वपूर्ण सीरीज का हम प्रैक्टिस चला रहे हैं। साथियों, अगर इस चैनल पे अगर पहली बार है तो ज़रूर इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा और कहाँ से है ज़रूर कमेंट कर दीजिएगा। धन्यवाद।